अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है जाने जहां और इस नॉवल के राइटर का नाम है एन। तो नॉवल का आगाज़ करते हैं। कैफ कब से बेकरारी से बैठा था, तो उसका तो वक्त ही नहीं गुजर रहा था। दिल कर रहा था अभी उड़कर चला जाए सबके पास। उफ, पता नहीं अंबर क्या जवाब दे। न जाने कहीं वजदान सोचने के लिए वक्त ही ना ले ले। हाँ, वैसे अंबर के हाँ के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, और अंबर का भी हक है सोचने का। बस जितना वक्त लेना है ले ले, बस फैसला मेरे हक में ही हो। कैफ खुद से ही सोचे जा रहा था कि वानिया की आवाज़ पे उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, जो चॉकलेट खा रही थी, जो कैफ ने ही दी थी। तातू, सब कहाँ गए हैं? वानिया ने पूछा तो कैफ ने मुस्कुराते उसे अपनी गोद में लिया। आपकी अंबर आनी को आपकी चच्ची बनाने, कैफ ने मुस्कुरा के उसे बताया। हैं, चच्ची कैसे? वानिया को समझ न आया तो पूछा। कैफ हंस पड़ा। आपकी अंबर आनी की शादी मुझसे होगी। जैसे आपके मम्मा पापा रहते हैं, मैं और आपकी अंबर आनी भी ऐसे ही रहेंगे, और वो हमेशा के लिए आपके पास आ जाएंगी। कैफ ने वानिया को उसके मुताबिक समझाया तो वानिया खुश हो गई। ओह वाह, फिर तो मज़ा आएगा, वानिया ने खुशी से चहकते कहा। तो कैफ मुस्कुरा दिया। उसकी भतीजी अंबर को खुद के पास लाने के लिए उससे भी ज़्यादा बेकरार थी। हम भी हम भी चले ना चाचू, प्लीज़। अंबर आनी नहीं, नहीं अंबर चाची के पास, वानिया ने अपना जुमला दुरुस्त करते कहा तो कैफ हंस पड़ा। अभी वो आपकी अंबर आनी ही है। अंबर चाची जब यहाँ आएगी तब बनेगी, ओके। और अब दुआ करो तुम कि आपकी आनी यहाँ आने के लिए मान जाए। कैफ ने मुस्कुराते कहा तो वानिया समझते सर हिलाया। ओके, मैं दुआ करूंगी, फिर वो आ जाएगी, वानिया ने कहा तो कैफ भी उसके गाल पे प्यार करता खुद भी दुआ गो हुआ। सब चले गए तो वहीदान भी अंबर से बात करने उसके कमरे में आया। वहीदान सारिम को आज ही ये बात बता चुका था, राकिब को भी, और उसका इरादा सदा बेगम को भी बताने का था। इससे पहले वो अंबर से बात करने आया था। अंबर गुड़िया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, वहीदान ने अंबर के कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल होते कहा। तो अंबर जो अपनी सोचों में मसरूफ़ थी उसकी तरफ मतवज्जो हुई। वो जानती थी कि वहीदान को उससे क्या बात करनी है। जी भाई, अंबर ने कहा और साथ सीधी होकर बैठी तो वहीदान भी इसके करीब आ बैठा। अंबर गुड़िया, जैसे कि तुम्हें पता है कि बिलाल अंकल और उसकी फैमिली किस लिए यहाँ आए थे, तो मैं भी तुमसे पूछने आया हूँ, क्या तुम कैफ से शादी के लिए राज़ी हो? अगर तो तुम्हारी हाँ होगी तो ही मैं उन्हें के जवाब दूंगा, और अगर तुम्हारी तरफ से इनकार हुआ तो मैं भी इनकार कर दूंगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं तुम पे। तुम दिलो दिमाग से आराम से फैसला करो, जितना वक्त लेना है लो, फिर मुझे बताना, वहीदान ने नरम लहजे में कहा। तो अंबर जो सर झुकाए सुन रही थी वहीदान की तरफ देखने लगी। भाई, उन्हें मेरा मतलब है कैफ भाई, मतलब पता है मेरे बारे में। भाई, उन्हें मेरा मतलब कैफ भाई, मतलब पता है मेरे बारे में सब, अंबर ने धीमी सी आवाज़ से कहा। एक तो उसे समझ नहीं आ रही थी अब वो कैफ को भाई कहे या क्या कहे, और ऊपर से उसे वो बात भी परेशान कर रही थी। तो वजदान उसे देखने लगा। वो बात नहीं भूलती थी। वजदान उसे अपने साथ लगाया। तुम जानती हो, उसे सब पता है, और उसे कोई मसला नहीं है इस सब से। अब फैसला तुम्हारा है, जो मर्जी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वजदान ने कहते अंबर के सर पे बोसा देता कमरे से निकल गया, और अंबर सोच में पड़ गई। क्या मुझे हाँ कर देनी चाहिए? हाँ, कैफ अच्छे तो हैं, मेरा ख्याल करते हैं, शायद प्यार भी, और क्या मुझे भी उनसे? अंबर को ये सोच आते ही धीमी सी मुस्कान होठों पे आन ठहरी। ज़रूर फैसला कैफ के हक में ही होना था। मम्मा पापा क्या जवाब दिया? कैफ जल्दी से सबके घर में दाखिल होते ही बेचैनी से पूछने लगा तो सभी मस्कीन सी सूरत बनाकर लाउंज में बैठ गए। कैफ का दिल बेचैन हुआ, कहीं अंबर ने इनकार, ये सोच आते ही कैफ का दिल और बेचैन हुआ, साथ खुद की सोच को छुटलाया। अरे बताए ना, क्या कहा अंबर रानी ने? क्या वो मेरी चाची बनेगी? वानिया ने पूछा तो हानिया समेत दूसरे सबके होंठ भी मुस्कुरा दिए। जरूर कैफ ने कहा होगा उसे। हाँ, तुम्हारे होने वाली चची के भाई ने वक्त लिया है। बेगम ने कैफ की लटकी हुई शक्ल देखी तो बताया, और कैफ का अटका सांस कुछ बहाल हुआ। वो क्या होता है? वानिया को समझ ना आई थी। यानी जल्द ही बन जाएगी इंशाल्लाह, समीर ने मुस्कुराते कहा। तो वानिया के साथ उसका चाचू भी खुश हो गए और दुआ करने लगे जल्द ही आ जाए। और फिर अंबर ने हाँ कह ही दी। जो वहीदान ने कैफ के घर भी बता दिया। अंबर का जवाब सुनकर सबसे ज़्यादा खुश कैफ के बाद वानिया और मासूमा भी थी। कैफ को अपनी मोहब्बत मिल रही थी, वानिया को उसकी आनी हमेशा के लिए मिल रही थी, और मासूमा को इस बात की खुशी अब हल्ला गुल्ला होगा। और दूसरा, वो खुश थी अंबर और कैफ के लिए।
وجدان نے بتایا تو بلال صاحب اور آصفہ بیگم سمیر کیف کے بے حد اصرار پہ وجدان کے پاس آئے تاکہ اسے کہہ سکیں کہ منگنی کی جگہ نکاح ہو جائے۔ شادی جب امبر چاہے، کیف بس اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ وجدان کو بھی اعتراض نہیں تھا اور امبر کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وحیدان نے سب کو بتا دیا تھا، سب خوش تھے اور امبر کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔ اور پھر 1 مہینے بعد کی نکاح کی تاریخ رکھی کیف کے اصرار پہ، اور امبر اور معصومہ کے بے حد اصرار کرنے پہ ہیبا اور انیتا کو 15 دن پہلے ہی راکب چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اور معصومہ بھی فی الحال شاید خوشی میں بھول گئی تھی کہ وہ وحیدان سے ناراض تھی۔ اور معصومہ اور امبر کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ ہیبا اور سارم کا بیبی آنے والا ہے تو تب سے ہیبا سے ملنا چاہتی تھی، اور وہ جب بھی چاروں شاپنگ پہ جاتی تو زیادہ وحیدان ہی ساتھ جاتا۔ وہ زیادہ گئی بھی نہیں تھی، بس 3-4 چکر ہی لگائے تھے۔ اور دوسری طرف کیف کے دن کیسے گزر رہا تھا اسے پتہ ہی نہیں، اسے ہی پتا تھا۔ اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار کیف کو نہ جانے کب سے تھا۔ کل ان کا نکاح تھا۔ راکب اور سارم کے ساتھ باقی سب بھی آ گئے تھے، سب بے انتہا خوش تھے۔ امبر بھی انیتا ہیبا کے تنگ کرنے پہ شرما ہی جاتی تھی۔ معصومہ بھی اسے کیف کی کوئی نہ کوئی بات کر لیتی تھی۔ رات کیسے گزری اور صبح کیسے ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ آج کیف اور امبر کا نکاح تھا، سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ کیف نے راکب اور سارم کو اپنی طرف سے بھی دعوت دی تھی۔ راکب تو صاف انکار کر گیا کہ اس کی بہن کا نکاح ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکتا، اور سارم کو کیف کو اسے مایوس کرنا اچھا نہ لگا تو وہ اس کی طرف چلا گیا۔ یار اب کب نکلنا ہے، پلیز جلدی چلیں۔ وہ تو شکر ہے وحیدان وہ جلاد نہیں رہا، ورنہ ضرور آج کے دن بھی نام بخشتا۔ کیف نے سب کے نہ نکلنے پہ کہا۔ ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اس کے سب کزنز اور قریبی رشتہ دار اور دوست احباب آئے ہوئے تھے۔ ہاں یار یہ تو ہے، شکر ہے معصومہ اس کی زندگی میں آ گئی، سارم نے بھی کہا جو اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ باقی کیف کے کزنز بھی وہیں تھے۔ ویسے میں کیسا لگ رہا ہوں؟ کیف نے سارم کا دھیان اپنی طرف کروایا جو وائٹ کرتے میں بالوں کو جل سے سیٹ کیے، پیروں میں پشاوری کھیڑی پہنے بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہینڈسم لگ رہے ہو، امبر واپس نہیں بھیجے گی؟ سارم نے ہنس کے کہا، اور پہلے کیف نے گھور کر دیکھا اور پھر خود بھی ہنس دیا۔ سارم بھی براؤن کرتے میں ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب ہال جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ وجدان جلدی سے آئیے نا یہاں، معصومہ نے کمرے میں آتے ہی وجدان کو پکارا جو ابھی واش روم سے ٹراؤزر اور بنیان میں نکلا تھا۔ اسے لگا تھا معصومہ امبر وغیرہ کے ساتھ بیوٹیشن سے تیار ہو رہی تھی، لیکن اب اسے پریشان تھا دیکھتے اس کے قریب آیا۔ وجدان ابھی سب انتظام دیکھ کر گھر واپس آیا تھا، اب جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ کوئی کمی نہیں رہنے دینا چاہتا تھا اپنی بہن کے نکاح کے انتظام میں۔ ویسے تو راکب بھی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا معصومہ، یوں پریشان کیوں ہو؟ وجدان نے اس کا پریشان چہرہ دیکھتے پوچھا۔ وجدان یہ دیکھیے میرے ڈریس پہ پانی گر گیا، اب میں کیا کروں؟ ہیبا آپی اور انیتا ابھی بھی تیار ہو رہی ہیں، اور ممانی وغیرہ تو سب ہال چلی گئی ہیں، میں کس کی ہیلپ لوں؟ معصومہ نے پریشان ہوتے کہا۔ اس وقت پریشانی میں اسے اتنا بھی خیال نہ آیا کہ وجدان نے شرٹ نہیں پہنی ہے۔ وجدان معصومہ کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس کے ہی پسند کے میرون کلر کی ٹراؤزر فراک جس پہ بے حد نفیس کام ہوا پہنے خوبصورت سے میک اپ میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وجدان کا دل کیا اسے جی بھر کر پیار کرے، لیکن ابھی اس کی پریشانی دور کرنی تھی۔ اچھا تو پانی ہی گرا ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم ایسے کرو، یہ فراک اتار کر کوئی اور پہنو، میں اسے پریس کر دیتا ہوں، یہ سوکھ جائے گی، پھر پہن لینا۔ وجدان نے مسئلے کا حل بتایا تو معصومہ خوش ہو گئی، لیکن اس طرح اسے بال خراب ہو جاتے۔ یہ میرے بال خراب ہو جائیں گے، معصومہ نے پریشان ہوتے کہا۔ کوئی بات نہیں، جا کر دوبارہ بنوا لینا، یا میں بنا دوں گا، تم کوئی اور پہن کر مجھے دو، یہ وجدان نے کہا۔ تو معصومہ چینجنگ روم میں چلی گئی، اور پھر کچھ دیر میں اسے اپنی فراک دی جو وجدان نے چینجنگ روم میں پریس کر کے رکھی تھی، وہاں پریس کی ہے، اور معصومہ کو فراک دی جو معصومہ پہن کر واپس وجدان کے پاس کمرے میں آئی جہاں وجدان اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ شکر ہے آپ نے ٹھیک کر دیا سب، معصومہ نے مسکرا کے کہا۔ سب اب دھیان دیا تھا کہ جب وجدان صرف ٹراؤزر اور بنیان میں ہے تو جلدی سے نظریں دوسری طرف کی۔ وجدان نے حیرت سے دیکھا، ایک دم اسے کیا ہوا؟ وجدان نے معصومہ کو دوسری طرف دیکھتے پوچھا۔ آپ نے شرٹ نہیں پہنی، کتنے بے شرم ہیں آپ؟ معصومہ نظریں دوسری طرف کرتے ہی کہا۔ وجدان معصومہ کی بات پہ ہنس دیا۔ یار میں کب سے اسے ایسے ہی تو تمہارے سامنے تھا، تب تو کچھ نہیں کہا۔ اور دوسرا، وجدان جملہ ادھورا چھوڑتا معصومہ کے پاس آتے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تو معصومہ کا دل ایک دم تیز دھڑکا۔ خود کو چھڑانے کی ناکام سی کوشش کی پر خود کو چھڑا نہ سکی۔ یہ شرم و حیا تمہارا کام ہے اور تم پہ ہی اچھا لگتا ہے، اگر میں نے شرم کی تو ہم یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ وجدان نے دو معنی انداز میں معصومہ کے چہرے کو دیکھتے کہا تو معصومہ نے حیرت سے وجدان کو دیکھا، لیکن وجدان کی نظریں اپنے ہونٹوں پہ محسوس کرتی سرخ ہو گئی۔ کیا مطلب کہ آگے نہیں بڑھیں گے؟
बेशर्म होने से कौन आगे बढ़ता है, न जाने आप कैसी बातें करते हैं। मासूमा ने वजदान को देखते मुंह बना के कहा तो वजदान बेसाख्ता कहका लगा गया। अभी जाओ तुम, फिर फुर्सत से समझाऊंगा अपनी सारी बातों के मतलब। वजदान ने कहते मासूमा के माथे पे होंठ रखते पीछे हुआ तो मासूमा जो नजरें झुकाए खड़ी एक नज़र उठाकर वजदान को देखते बाहर चली गई। वजदान भी मुस्कुराता तैयार होने लगा। कुछ देर बाद सभी हॉल में पहुंच चुके थे। कुछ देर में कैफ और बाकी सब भी आ गए थे। सबको खुशामदीद कहा गया और इन्हें बिठाया गया। अम्बर को हॉल के रूम में बिठा दिया गया। सारिम की नज़र हिबा पे गई जो डार्क ब्लू कलर की फ्रॉक जिस पे काम हुआ ट्राउज़र पहने और साथ दुपट्टा लिए मेकअप किए सारिम को बेहद प्यारी लगी थी। सारिम उसे देखता उसके पास ही आ गया। सारिम ने उसे अब देखा था। हिबा भी सारिम को खुद की तरफ आता देखकर मुस्कुराती सारिम की तरफ मतवज्जो हुई। यार ये क्या बात हुई, तुमने तो बाराती को पूछना तो दूर अपना दीदार भी नहीं करवाया और कब से तुम्हें देखने को तरस रहा हूँ। सारिम ने खफगी से कहा तो हिबा हंस दी। सारिम बाराती नहीं, निकाह है अभी। हिबा ने मुस्कुराते याद दिलाया। हाँ यार, पर हूँ तो लड़के वाले की तरफ ना, और लड़की वालों को चाहिए लड़के वालों की खातिर मदारत करें। सारिम ने कहा तो हिबा हंस दी। अभी हिबा को जवाब देती जब राकिब वहां आ गया जो वाइट कुर्ते में हैंडसम लग रहा था। ओ हेलो लड़के वाले, इधर क्या कहा, इधर काम है वजदान को, मैं खुद नहीं कहना चाह रहा, चल के मेरे साथ देख। राकिब ने आते ही कहा तो सारिम ने एक दफ़ा राकिब को घूर कर देखा। आता हूँ, सारिम ने कहा और साथ जाता कि अनीता भी वहीं आ गई। क्या कहा आपने मेरे भाई को? अनीता ने राकिब को देखते घूर कर पूछा और राकिब तो उसे देखता ही रह गया। जूसी ग्रीन शरारा पहने खूबसूरत से मेकअप में बेहद प्यारी लगी थी राकिब को। यही कह रहा था कि अब मेरे साथ इंतज़ाम देखिए, लड़के वालों की तरफ से बन रहा है। राकिब ने कहा तो अनीता ने घूरा। तो आप देखें मेरा भाई क्यों करेगा। अनीता ने राकिब को देखते कहा तो हिबा और सारिम उनकी नोकझोंक देखकर हंस दिए। सारिम दिल से खुश भी हुआ था। उसे लगा था कि दोनों के दरमियान कुछ बेहतर हो रहा है। दुआ गो था सब ठीक हो जाएगा। सारिम ने राकिब और अनीता के दरमियान लड़ाई की वजह हिबा को भी नहीं बताई थी। चलें जी, अगर मेरी बीवी का हुक्म है कि उसके भाई की इज्जत की जाए तो मैं कर लेता हूँ अपने साले साहब की इज्जत। राकिब ने बड़ी बेबाकी से अनीता को देखते बड़े एहतराम से कहा था। और अनीता तो राकिब के अंदाज, वो भी सारिम और हिबा के सामने गड़बड़ा ही गई थी। हिबा और चले हम, अनीता ने राकिब को घूर कर देखते कहा और साथ हिबा का हाथ थामा तो हिबा भी उसके साथ चली गई। राकिब उसे जाता देखकर मुस्कुरा दिया। चल आ करता हूँ तेरी हेल्प। सारिम ने राकिब से कहा रहने दे मैं कर लूंगा। राकिब ने कहा तो सारिम मुस्कुरा दे, यानी वो अनीता को सीरियस कह रहा था। चल कौन सा काम है, वैसे भी अंबर मेरी भी बहन है। सारिम ने मुस्कुरा के कहा तो राकिब भी मुस्कुरा दिया। दोनों इंतजाम देखने लगे। कुछ देर इंतजाम के इंतजार के बाद आखिरकार कैफ बोल ही पड़ा। यार मौलवी साहब क्यों नहीं आए अभी तक? कैफ ने बेचैनी से कहा तो इसके सब कजन हंस दिए। सब्र कर मेरे भाई, आ गए हैं, बस मैं बाबा से और वजदान से कहता हूँ निकाह शुरू करें। समीर ने मुस्कुराते कहा तो कैफ ने शुक्र का सांस लिया और फिर सुमेर ने जाकर कहा और कुछ ही देर में निकाह शुरू हुआ। पहले कैफ से पढ़वाया गया था, सभी उसे मुबारकबाद देने लगे। सारे मराकिब ने भी खुश दिली से मुबारकबाद दी। वजदान कमरे में अंबर के पास आया और उसके पास बैठा और मौलवी साहब को निकाह शुरू करने को कहा। दोनों की आंखें अपने वालिदैन को याद करती नम हो गई थी। सदफ बेगम भी उदास हो गई थी, लेकिन उन्हें अंबर को दिलासा देना था और कुछ ही देर में निकाह हो गया था। खुश रहो मेरी गुड़िया, अब रोना नहीं। वजदान ने अंबर को रोते देखकर उसे अपने साथ लगाते उसके सर पे बोसा देता कहा तो अंबर भी सर हिला गई। वजदान भी वहां से चला गया। हिबा और अनीता मासूमा अभी कुछ देर पहले ही बाहर गई थी। सदफ बेगम तो अंबर के पास ही रही थी। यार अंबर अब कब आएगी? कोई मेरे साले साहब को कहे अब ले आए मैं अपनी बहन को। कैफ ने कहा। कैफ कब से बेताबी से अंबर का इंतजार कर रहा था और अब निकाह भी हो गया था, लेकिन किसी को उस पर रहम नहीं आया था। आ जाएगी मेरे भाई, अब तो हमेशा के लिए अंबर तुम्हारे नाम हो चुकी है। सुमेर ने मुस्कुराते कहा तो कैफ भी पुरसकून सा मुस्कुरा दिया। आखिरकार कुछ देर बाद कैफ पर तरस आ ही गया था और अंबर आ गई। जैसे ही कैफ की नज़र सामने से आती अंबर पर गई तो देखता ही रह गया। जो हिबा और अनीता के दरमियान वाइट कलर की बेहद खूबसूरत मैक्सी पहने, खूबसूरत मेकअप किए, बाल जो कंधों से कुछ नीचे आते भी पीछे किए, कुछ लटें आगे की हुई थी, सिर्फ हाथों पे मेहंदी लगी हुई, ज्वेलरी पहने, सर पे स्टाइल से दुपट्टा ओढ़े। कैफ की दिल की धड़कनें जैसे तेज हुई थी। अंबर के पास आने पे कैफ ने अंबर के आगे हाथ किया था। अंबर जो पहले ही नर्वस हो रही थी, कैफ के हाथ पे अपना कपकपाता हाथ रखा था। अंबर के हाथ कैफ को थामने से कैफ के सब कजन हूटिंग करने लगे तो अंबर और नर्वस होने लगी। कैफ अंबर का कपकपाना, उसका नर्वस होना अच्छे से महसूस कर रहा था। कैफ उसे अपने साथ बैठाता खुद भी बैठ गया। रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कैफ ने बहुत धीरे से अंबर के पास होते कहा था, जो मुश्किल लेकिन अंबर सुन चुकी थी। कैफ ने एक नज़र मुस्कुरा के अंबर को देखा। इस वक्त अंबर ने भी कैफ को देखा, लेकिन फिर जल्दी से नजरें झुका गई थी। अंबर खुद को पुरसकून करती बैठी थी। अंबर को कैफ का कहना पुरसकून कर गया था।
मासूमा बहुत खुश नजर आ रही थी। वजदान की तो बार बार मासूमा पे नजर जा रही थी। वजदान मासूमा को खड़ा देखता उसके पास आया तो मासूमा ने मुस्कुरा के देखा। वजदान भी मुस्कुरा दिया। वजदान, अंबर और कैफ भाई कितने अच्छे लग रहे हैं ना एक साथ। मासूमा ने मुस्कुराते वजदान से कहा तो वजदान उसकी बात सुनता मुस्कुरा दिया। हाँ, बहुत माशाल्लाह, अल्लाह दोनों को खुश रखे हमेशा। वजदान ने दिल से अंबर और कैफ को दुआ दी तो मासूमा भी आमीन कहने लगी। क्या कर रही थी तुम यहाँ? वजदा ने मासूमा से पूछा। कुछ नहीं, नीता आपी और हिबा आपी के पास बैठी थी, बस बैठी बैठी थक गई थी तो खड़ी हो गई, मासूमा ने बताया। अच्छा, कुछ खाया तुमने? वजदा ने मासूमा के हाथ थामते पूछा। नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन भूख लग गई है, मासूमा ने कहा। अच्छा चलो आओ, मैं देता हूँ कुछ, वजदा ने मासूमा से कहा। तो मासूमा मुस्कुराती उसके साथ चल दी और वजदान भी मुस्कुरा दिया। कैफ की नज़र बार बार अंबर पे जा रही थी और अंबर को कैफ की नज़र खुद पे महसूस होते थे। शर्मो हया से चेहरा ही नहीं उठा रही थी। कैफ खुद उसकी हालत समझ रहा था, लेकिन वो क्या करता, उसकी नज़र खुद ब खुद ही उस पे जा रही थी। चाचू स्टेज पे आते ही वानिया ने कैफ को पुकारा तो कैफ मुस्कुराता उसकी तरफ मतवज्जह हुआ, जो पिंक बारबी फ्रॉक में क्यूट लग रही थी। जी चाचू की जान, कैफ ने प्यार से कहा। चाचू, क्या अंबर चाची आज हमारे साथ चलेगी? वानी ने कैफ को खुशी से पूछा तो कैफ हंस दिया। अंबर भी उसकी बात सुनती मुस्कुरा दी। नहीं, आज आपकी चाची हमारे साथ नहीं जाएगी, हम फिर इन्हें हमेशा के लिए लेने आएंगे, अपने पास ले जाएंगे फिर, कैफ ने मुस्कुराते कहा। तो अंबर कैफ की बात सुनती शर्मो हया से नजरें झुका गई और वानिया रात हो गई। अंबर चाची हमारे साथ चले ना प्लीज, वानिया ने अंबर के हाथ थामे उलझाते कहा। वानिया, मैं आऊंगी पर अभी नहीं आ सकती, अंबर ने बहुत धीरे से वानिया से कहा, जो कैफ बमुश्किल ही सुन पाया था। फिर कब आएंगी? वानिया उदास हो गई थी कि अंबर आज उनके साथ नहीं जा रही। बहुत जल्द इंशाल्लाह। अंबर के कुछ भी कहने से पहले कैफ ने मुस्कुराते कहा तो वानिया मुस्कुरा दी। ओके, वानिया मुस्कुरा के कहा तो कैफ और अंबर भी मुस्कुरा दिया। अरे वानिया बेटा इधर आओ, हानिया ने स्टेज पे आते वानिया को देखते कहा तो वानिया हानिया के साथ चली गई। कैफ और अंबर वानिया के जाने के बाद फिर से खामोश बैठ गए। भी यूं ही खुशगवार माहौल में सब अपने अपने घरों को रवाना हुए। कैफ का दिल कर रहा था कि वो अंबर से एक दफ़ा अकेले में फुर्सत से उसे मिले, लेकिन कैसे, उसे समझ नहीं आ रहा था। वजदान को कहना उसे अजीब लग रहा था कि वो उसे साथ ले जाए। कुछ ही देर बाद ही अंबर को भी घर भेज दिया गया था। सब भी घर चले गए। आखिरकार कैफ से सब्र ना हुआ और घर पहुंचते ही कैफ समीर के पास आया, जो अभी गाड़ी खड़ी कर रहा था। समीर कैफ की तरफ मतवज्जह हुआ। क्या हुआ? सुमैर ने कैफ से पूछा, जो कुछ बेचैन लग रहा था। मेरा बड़ा भाई है ना तू, तो एक काम नहीं कर सकते अपने छोटे भाई के लिए? कैफ ने कहा तो समीर ने सवालिया देखा। क्या काम है मेरे छोटे भाई को? समीर ने मुस्कुरा के प्यार से कहा। वो आप वजदान से कहें कि अंबर को कुछ देर के लिए अंबर को मेरे साथ भेज दे प्लीज़, मुझे कहना अच्छा नहीं लगा, वरना मैं खुद कह लेता। कैफ ने इल्तिजा की। और अगर मैं ना कहूँ तो? सुमैर ने कहा। बस वो इसे तंग कर रहा था, वरना वो वजदान को कहने का सोच रहा था। भाई, मैं भाभी को बता दूंगा कि आपका यूनि में कोई क्रश था, कैफ ने मुस्कुराते जानबूझ के कहा तो सुमैर ने घूर कर देखा, फिर खुद भी हंस दिया। करता हूँ, ज़्यादा धमकियाँ ना दे। सुमैर ने कैफ को घूर कर कहते कॉल वजदान को मिलाई, जो दूसरी बेल पे उठा ली गई थी। कैसे कॉल की समीर भाई, सब खैरियत? वजदान ने कॉल उठाते सलाम के बाद कहा, क्योंकि सब अभी ही तो गए थे। हाँ यार खैरियत है, बस कैफ अंबर को अभी कुछ वक्त के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहता है, अगर तुम इजाज़त दो तो। सुमैर ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया, यानी कैफ को खुद को कहते शर्म आ रही थी। ठीक है भाई, आप कैफ से कह दें आ जाए, मैं अंबर को बता देता हूँ, वजदान ने कहा। ओके, सुमैर कहता अल्लाह हाफिज कहते कॉल कट रही। क्या कहा वजदान ने? कैफ ने समीर को देखते हुए ताबी से पूछा। वो वजदान ने मना कर दिया है, सुमैर ने सर सीरियस होते कहा तो कैफ का चेहरा मुरझा ही गया। भाई आप कोशिश तो करते, आपने कोशिश भी नहीं की, कैफ ने उदास होते कहा। तो सुमैर हंस दिया। सुमैर को कैफ को तंग करना अच्छा नहीं लगा। वजदान ने कहा कि कैफ आ जाए और वो अंबर को बता देता है कि तुम आ रहे हो। सुमैर ने कहा तो कैफ के चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट आ गई। सच, थैंक यू भाई, मैं अभी जाता हूँ और आप घर में बता दीजिएगा, कैफ ने खुश होते कहा और बिना देर किए अपनी गाड़ी में बैठा घर से निकला। सुमैर तो देखता ही रह गया, फिर खुद भी मुस्कुराता अंदर को बढ़ गया। किसकी कॉल आई थी और अंबर को क्या बताना है? राकिब जो वजदान और सारिम के पास आ रहा था, उसकी आखिरी बात सुनते कहा तो सारिम और वजदान उसकी तरफ मतवज्जह हुए। सुमैर भाई की कॉल थी, कह रहे थे कि कैफ अंबर को अपने साथ कुछ देर के लिए ले जाना चाहता है, तो मैंने इजाज़त दे दी। वजदान ने कहा तो राकिब मुस्कुरा दिया। कैफ को तुझसे खुद कहते शर्म आ रही थी, राकिब ने कहा तो वजदान और सारिम मुस्कुरा दिया। हाँ, अब रिश्ता बदल गया है शायद, इसलिए, वजदान ने कहा। अगर मैं होता तो खुद ही अपनी बीवी को बिना किसी की इजाज़त के ले जाता, राकिब ने कहा तो सारिम ने घूर कर देखा। अगर ऐसा होता तो मैं तुझे देख लेता, सारिम ने घूर कर कहा तो वजदान भी मुस्कुरा दिया। राकिब हड़बड़ा ही गया। मैं तो मजाक कर रहा था यार, और वैसे भी अब तो अनीता मेरी बीवी है, राकिब ने कहा तो
सारिम नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुरा दिया। अच्छा, मैं अंबर को बता कर आता हूँ, वजदान कहता उठ खड़ा हुआ और अंबर के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा नॉक करके कमरे में दाखिल हुआ तो अंबर, अनीता, हिबा और मासूमा को बातें करते देखकर मुस्कुरा दिया। वो तीनों कब से अंबर को तंग कर रही थी और अंबर बस शर्माए जा रही थी या उन्हें घूर घूर देती। अभी तक चारों की चारों ड्रेस चेंज किए बिना ही बातों में मसरूफ थी। क्या हो रहा है भाई? वजदान ने मुस्कुराते कहा। हम बातें कर रही हैं वजदान, आप भी आ जाएं। मासूमा ने वजदान को भी दावत दी तो वजदान मुस्कुरा दिया। नहीं, तुम सब करो, मैं राकिब और सारिम के साथ बैठा था। असल में अंबर, मैं तुम्हें बताने आया था, कैफ आ रहा है तुम्हें लेने के लिए, कुछ देर के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहता है, आता होगा। वहीदान ने कहा तो अंबर को एकदम शर्म ने आन गिरा। जी भाई, अंबर ने बमुश्किल शर्मो हया से कहा। वो पहले भी कैफ के साथ आई थी लेकिन अब रिश्ता बदला तो सब अजीब लगने लगा। वहीदान चला गया तो अंबर की तरफ मतवज्जो हुई जो शर्म से चेहरा झुकाए बैठी थी। ओए होए, कैब भाई से तो रहा ही नहीं गया, आ ही गए लेने। अनीता ने मुस्कुराते शरारती अंदाज में कहा तो अंबर ने घूर कर देखा लेकिन फिर खुद के होंठों पे भी शर्मीली सी मुस्कान आ गई। शुक्र है अभी अंबर ने चेंज नहीं किया था, मासूमा ने कहा तो अंबर मुस्कुरा दी। हाँ, वरना कैब भाई का जो उसे इस रूप में देखने की ख्वाहिश होती सारी रह जाती, हिबा ने कहा और अंबर मुस्कुरा दी। वो यूं ही बातें कर रही थी, कुछ देर बाद ही पैगाम आ गया कि कैफ आ गया है तो अंबर नीचे आ गई। वजदान उसे बाहर लेकर आया जहाँ कैब बेचैनी से अंबर के इंतजार में था। अंबर और वजदान के करीब आने पे कैफ वजदान की तरफ देखने देखने लगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है, वजदान ने दो लफ्जों में कहा तो कैफ मुस्कुरा दिया। तुम फिक्र न करो अंबर, अब मेरी जिम्मेदारी है, कैफ ने पूरे दिल से कहा। तो वजदान मुस्कुरा दिया और अंबर को एक नज़र देखता वापस चला गया। चले, कैफ ने नजरें झुका के खड़ी अंबर से कहा तो अंबर ने नजर उठाकर कैफ को देखा। जी, अंबर ने बस इतना ही कहा तो कैफ उसे हाथ से थामे गाड़ी में बैठाता खुद भी ड्राइविंग सीट पे बैठता गाड़ी स्टार्ट कर गया। वैसे शुक्र है तुमने चेंज नहीं किया था, मैंने तो अभी पूरी तरह देखा ही नहीं। आज के रूप में दिल में दुआ कर रहा था कि तुमने चेंज ना ही किया हो। कैफ ने एक नज़र अंबर को देखते मुस्कुरा के कहते फिर से सामने ध्यान दिया तो अंबर ने एक नज़र कैफ को देखा। तो अगर मैंने चेंज कर लिया होता तो आप अपने साथ ना लेकर जाते, अंबर ने कहा। बस उसका दिल क्या पूछे तो पूछ लिया, ऐसा नहीं होता, मैं फिर भी लेकर जाता। आज हमारा निकाह हुआ है और मैं कुछ पल सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, कैफ ने मुस्कुरा के कहा तो अंबर भी जरा सा मुस्कुरा दी। फिर पूरा रास्ता खामोशी से गुजरा तो कैफ ने गाड़ी एक फ्लैट के सामने रखी और अंबर की तरफ आता उसे भी संभल के उतारते फ्लैट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट के जरिए से ऊपर आ गए और एक फ्लैट का दरवाज़ा खोलते अंबर को अंदर ले जाते दरवाज़ा बंद करते अंबर की तरफ मतवज्जा हुआ जो उंगलियां मरोड़ रही थी। उसे तो लगा था कैफ किसी होटल वगैरह लेकर जाएगा कुछ देर के लिए। कैफ ने उसका हाथ पकड़ते अपने हाथों में थामे अंबर के चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लिया। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आया ताकि कोई और ना हो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था। मैं पहले ही फ्लैट की चाबी लेकर गया था कि वहाँ हॉल से अपने साथ ले आऊँगा, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे भाई से कहने की कि वो अपनी बहन को कुछ वक्त मेरे साथ भेज दे, और बाद में भी मुझसे रहा ना गया तो फिर मैंने समीर भाई से कहा वजदान से बात करने को और ले ही आया तुम्हें, कैफ ने मुस्कुराते कहा और फिर अंबर का चेहरा अपने हाथों में थामे मोहब्बत भरा बोसा अंबर के माथे पे दिया तो अंबर भी कैफ का पहला लम्स महसूस करती शर्म हया से आंखें बंद कर गई। कैफ का दिल अंबर को अपने पास और अपने नाम करते और अंबर को छूकर महसूस करते बेहद पुरसकून हुआ था। कैफ ने पीछे होते अंबर के चेहरे पर छाए शर्म हया के रंगों को देखते मुस्कुरा दिया और अंबर का हाथ पकड़ते छोटे से लाउंज में सोफे पर बिठाते खुद भी साथ बैठकर अंबर का रुख थोड़ा अपनी तरफ किया और अंबर के हाथ थामे। आज बहुत प्यारी लग रही हो, मेरी तो तुमसे नजर ही नहीं हट रही थी, बस दिल कर रहा है यूं ही सामने बैठा आकर तुम्हें देखता रहूं, कैफ ने अंबर को देखते बेहद मोहब्बत से कहा। तो अंबर अपनी तारीफ पे शर्मीला सा मुस्कुरा दी और कैफ को देखा जो खुद भी आज प्यारा लग रहा था। अंबर कैफ को देखती फिर से नजरें झुका गई तो कैफ मुस्कुराता फिर से अंबर से मुखातिब हुआ। अंबर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब से नहीं पिछले 4.5 साल से, कैफ ने कहा। तो अंबर जो नजरें झुकाए बैठी थी हैरत से कैफ को देखा तो कैफ मुस्कुरा दिया। हाँ, मैं 4.5 साल से तुमसे प्यार करता हूँ, जानती हो ये 4 साल मैंने कितनी तकलीफ में गुजारे, हर पल हर लम्हा तुम्हारे कोमे से उठने के लिए दुआ की है, हर वक्त सिर्फ तुम्हारी सोच मेरे दिलो दिमाग पे छाई रही थी। बेपनाह मोहब्बत करता हूँ तुमसे, प्लीज़ अब हमेशा मेरे साथ रहना, कैफ ने कहते अंबर के हाथों पे बोसा दिया। तो अंबर जो उसके लफ्ज़ों में खोई हुई उसे देख रही थी कैफ के अमल पे फिर से शर्माती चेहरा झुका गई। कैफ उसे देखता मुस्कुरा दिया। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? कैफ ने पूछा। तो अंबर ने एक नज़र कैफ को देखा लेकिन फिर उसे की लू देती नज़रों से घबराती फिर से झुका गई। पता नहीं, अंबर ने शर्माते कहा तो कैफ मुस्कुरा दिया। वो जानता था पहले कभी अंबर ने उसे इस नज़र से देखा ही नहीं होगा, लेकिन कुछ तो अंबर के दिल में था
کیونکہ وہ ایک دو بار امبر کی خود پہ نظریں اچھے سے محسوس کر چکا تھا، لیکن کیف کا امبر کو یہ بتانے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا، کیونکہ کیف جانتا تھا امبر پھر یوں ہی شرمندہ ہوگی۔ اچھا کیوں پتہ نہیں ہے؟ کبھی تمہیں میں اچھا بھی نہیں لگا کیا؟ کیف نے خفگی سے کہا۔ اچھے انسان تو آپ ہمیشہ سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، امبر نے کہا۔ جو کہا تھا اس نے بالکل دل سے کہا تھا۔ اچھا چلو شکر ہے، تم نے کچھ تو مجھے اچھا سمجھا، اب بہت جلد تمہیں خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دوں گا، کیف نے محبت بھری نظروں سے امبر کو دیکھتے کہا۔ تو امبر کے ہونٹوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی کہ کیف نے امبر کی مسکراہٹ دیکھتے خود بھی مسکرا کے دیکھتے اپنی جیب سے ڈبی نکالتے اس میں سے لاکٹ نکالا جو وائٹ کلر کا ہارٹ بنا ہوا بے حد پیارا تھا۔ کیف امبر کے گلے میں لاکٹ پہنانے لگا تو امبر کو اپنی گردن پہ کیف کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے امبر کا دل ایک دم دھڑکا۔ کیسا لگا؟ کیف نے لاکٹ پہناتے ہاتھ پیچھے کرتے پوچھا۔ بہت پیارا، امبر نے دل سے کہا، اسے سچ میں اچھا لگا تھا۔ میں نے تو تمہارے لیے ایک اور گفٹ بھی لے کر رکھا ہے، کیف نے کہا تو امبر کیف کو دیکھنے لگی۔ تو وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں دیا؟ امبر نے پوچھا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ جب تم میرے پاس ہمیشہ کے لیے آؤ گی تب دوں گا، کیف نے امبر کو دیکھتے مسکراتے کہا اور پھر نظر بھٹکتی امبر کے ہونٹوں پہ آ ٹھہری۔ وہ پورا حق رکھتا تھا امبر پہ، یہی سوچ اسے سرشار کر گئی، اور اس سوچ کے آتے ہی کیف بے خود سا ہوتا امبر کو کمر سے تھامے خود کے قریب کرتا، امبر کو بنا سمجھنے کا موقع دیا، امبر کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا۔ امبر کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا، آنکھیں شرم و حیا سے خود ہی بند ہو گئی۔ کچھ پل یوں ہی معنی خیز خاموشی کے گزرے تو کیف پیچھے ہوتا، امبر کو گہرے سانس لیتا اور امبر کی حیا سے جھکی پلکیں دیکھتا ان کے بوسہ دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو چلیں، ورنہ میرے لیے بے حد مشکل ہو جائے گا تمہیں واپس چھوڑنا، کیف نے امبر کو دیکھتے دو معنی کہا تو امبر بھی خود کو نارمل کرتی جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ کیف اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامتا مسکراتا فلیٹ سے لیے نکلا اور پھر گاڑی میں بٹھاتا گاڑی سٹارٹ کی، امبر کو گھر چھوڑتے اپنے گھر کی راہ لی۔ آج کیف بے حد خوش تھا تو امبر کا دل بھی خوش تھا، اور اب کیف کا اظہار محبت سن کے اور خوش تھا۔ سب بڑے تو پہلے ہی کمروں میں چلے گئے تھے، سارے راکب کے ساتھ وجدان کافی دیر بیٹھا رہا تھا، اور اب وجدان تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا اور ابھی چینج کر کے بیڈ پہ بیٹھ گیا کہ معصومہ بھی آ گئی۔ معصومہ کو دیکھ کر وجدان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ابھی تک وہی ڈریس پہن رکھا تھا لیکن چہرہ میک اپ سے صاف تھا، یعنی وہ منہ دھو چکی تھی، بس چینج نہیں کیا تھا۔ معصومہ بھی وجدان کو دیکھتی مسکرا کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ معصومہ جاؤ چینج کر کے آؤ، ابھی تک تم نے چینج نہیں کیا، وجدان نے کہا۔ میں بہت تھک گئی ہوں وجدان، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ جا کر چینج کروں، اس لیے اس طرح ہی سو جاؤں گی، معصومہ کہتی شوز اتارتی بیڈ پہ لیٹ گئی تو وجدان نے گھور کر دیکھا۔ معصومہ اسے رات کو سکون کی نیند نہیں آئے گی، معصومہ ایسے رات کو سکون کی نیند نہیں آئے گی، چلو چینج کرو، وجدان نے کہا تو معصومہ نے منہ بنایا۔ نہیں وجدان، میں نہیں جا رہی، آ جائے گی ایسے ہی نیند، معصومہ نے کہا۔ تو وجدان نے معصومہ کو گھور کر دیکھا اور بیڈ سے اٹھ کر دروازہ لاک کرتا، لائٹس آف کر کے چینجنگ روم میں جاتا، وہاں سے معصومہ کی ایک سمپل شرٹ لاتا، معصومہ کے قریب آتا، لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ معصومہ نے وجدان کو خاموش بٹھا دیکھتے کہا تو وجدان مسکرا دیا۔ چینج کروانے شرٹ، وجدان نے دو معنی انداز میں کہا تو معصومہ نے کچھ حیرت اور گھور کر وجدان کو دیکھا۔ پتہ نہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ عجیب ہی کہتے ہیں، کبھی تو کوئی بات سیدھی کر لیا کریں، معصومہ نے وجدان کو گھور کر دیکھتے کہا۔ تو وجدان ہنس دیا، جھک کر ماتھے پہ ہونٹ رکھتے پیچھے ہوا۔ معصومہ کا چہرہ پل میں گلابی ہوا۔ اچھا اب یہ شرٹ تم خود چینج کرو گی یا میں کروں؟ وجدان نے معصومہ کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے کہا تو معصومہ کا پہلے سے گلابی چہرہ اور گلابی ہوا تھا۔ جائیں آپ، میں کر لوں گی، معصومہ نے جلدی سے وجدان کے ہاتھ سے شرٹ لیتے کہا۔ معصومہ کو وجدان پہ ذرا سا بھی اعتبار نہیں تھا کہ وہ یہ کر ہی نہ جائے۔ معصومہ کا گلابی چہرہ دیکھتے اور شرٹ پکڑنے پہ وجدان ہنس دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کرو، میں انتظار کر رہا ہوں، وجدان کہتا دوسری طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو گیا تو معصومہ نے وجدان کی پشت کو گھورا۔ میں جا کر لیتی ہوں، معصومہ کہتی اٹھتی کہ وجدان نے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی تو جا نہیں رہی تھی، اب کیا ہوا؟ وجدان نے اپنی مسکراہٹ روکتے کہا، ورنہ اسے اچھے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ آپ یہاں ہیں تو میں کیسے کروں گی؟ تو جا کر کے آتی ہوں، معصومہ کہتی منہ بنا کر وجدان کو دیکھتی۔ چینجنگ روم بند ہوئی تو وجدان ہاتھ دیا اور بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد معصومہ بھی چینج کرتی آ گئی اور پھر کچھ دیر میں دونوں ہی سو گئے۔ تم سب میرا ایک کام نہیں کر سکتے کیا؟ مجھے ہر حال میں معصومہ چاہیے، ورنہ میں تم سب کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اس شخص نے بے حد غصے سے اپنے سامنے کھڑے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ تو وہ سب ڈر کے مارے سانس روک گئے کیونکہ سامنے کھڑا شخص بے حد ظالم تھا۔ سر، جب سے ہم نے اس لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا شوہر ہر وقت یا تو خود ساتھ ہوتا ہے یا پھر اس کے گارڈ، جو کسی کو بھی اس لڑکی کے پاس آنے نہیں دیتے۔ اس دن پارک میں بھی ہم نے اس لڑکی کا تعاقب کیا تھا لیکن ہم ناکام رہے۔ اس شخص کے ایک ساتھی نے ذرا ہمت کر کے اپنے سر کو کہا تو اسے بے حد غصہ آیا۔
لگتا ہے اب مجھے ہی خود معصومہ کو لینے جانا ہوگا۔ اس شخص نے غصے سے سب کو دیکھتے دل میں کہا اور چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ 2 دن کے لیے وجدان نے سب کو روک لیا تھا۔ وجدان سے زیادہ عنبر اور معصومہ نے کہہ کر روکا تھا، عاقب عاقب ہے کہ ثاقب ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ثاقب صاحب، فیصل صاحب اور جاوید صاحب تو جانا چاہتے تھے، لیکن ان تینوں کے اصرار پہ رک گئے۔ سبھی سارا دن باتوں میں مصروف رہے تھے۔ وجدان بھی گھنٹے کے لیے ہی آفس گیا تھا اور پھر واپس آ گیا تھا۔ شام کو معصومہ کمرے میں آئی تو وجدان بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ صبح سے وجدان نے معصومہ کو تنگ بھی نہیں کیا تھا۔ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ معصومہ نے اپنے پیچھے وجدان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا تو وجدان معصومہ کو اپنے ہی سار میں لے کر صوفے پر بیٹھا۔ کچھ نہیں یار، تم نے صبح سے مجھ سے بات ہی نہیں کی، بات دوسروں سے کر رہی ہو۔ وجدان معصومہ کو دیکھتے خفگی سے بولا، تو آپ کے سامنے تھی نا، اور آپ کی بھی تو باتیں سن رہی تھی اور کئی باتوں کا جواب بھی تو دے رہی تھی، معصومہ نے کہا، کیونکہ کبھی کبھی معصومہ وجدان کی کسی بات پہ کوئی بات کر رہی تھی۔ ہاں، پر مجھے تو صرف تم سے اکیلے میں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، صرف میں اور تم، وجدان نے پیار سے کہا تو معصومہ مسکرا دی۔ وجدان ایک بات کہوں؟ معصومہ نے کہا تو وجدان مسکرا دیا۔ جتنی مرضی کہو میری جان، میں تو ہر وقت تمہاری باتیں سننے کو ترستا ہوں، وجدان نے مسکرا کے کہا۔ وجدان، ہماری شادی کیوں نہیں ہبا آپی، سارم بھائی اور انیتا آپی راکب بھائی کی طرح ہوئی؟ چلو رخصتی اور ولیمہ تو ایک دن ہو گیا، اور مہندی تو ذرا بھی نہیں ہوئی۔ معصومہ نے اداس ہوتے کہا تو وجدان کو اندازہ ہوا کہ ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی خواہش ہوگی کہ اس کی شادی بھی دوسروں کی طرح ہوتی۔ تو تم چاہتی تھی ہماری بھی شادی ایسے ہوتی؟ وجدان نے پوچھا۔ جی پہلے نہیں، پر اب میرا دل کیا ہے، لیکن اب تو ہو گئی اور اب تو ہو ہی نہیں سکتی، معصومہ نے اداس ہوتے کہا تو وجدان مسکرا دیا۔ ایک ہو سکا ہماری مہندی ہو جائے، وجدان نے کہا۔ سچ ہو سکتی ہے مہندی، معصومہ نے خوشی سے کہا تو وجدان بھی اس کی خوشی دیکھتا مسکرا دیا۔ چلو اٹھو پھر جا کر سب کو بتاتے ہیں کہ کل ہماری مہندی ہے۔ وجدان نے معصومہ کے گال پہ بوسہ دیتا اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ معصومہ کو کھڑا کیا۔ معصومہ کے چہرے کی سرخی دیکھتا مسکراتا اسے لیے باہر بڑھا۔ دونوں نیچے آ کر بیٹھے اور پھر وجدان صاحب سے مخاطب ہوا، مجھے اب سب کو ایک بات بتانی ہے اور یہ سمجھے رائے بھی۔ وجدان نے مناسب لفظ استعمال کیے۔ کیا بولو بیٹا، ثاقب صاحب نے پوچھا۔ باقی سب بھی وجدان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ معصومہ کی خواہش تھی کہ اس کی بھی مہندی ہو، تو ہماری مہندی ہوئی نہیں، تو کیوں نہ کل گھر پہ ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ لیا جائے مہندی کا، بس ہم ہی ہوں گے، وجدان نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ کیوں نہیں، ہماری بیٹی کی خواہش ہے اور تمہیں بھی اعتراض نہیں تو پھر ہمیں کیسا اعتراض ہوگا؟ فیصل صاحب نے کہا۔ بھائی ٹھیک ہے، میں نے بھی اپنے بھائی کی شادی نہیں دیکھی تو میں بھی کل رسمیں کر لوں گی، عنبر نے خوش ہوتے کہا۔ چلو پھر سارم اور راکب تم دونوں کل شام تک سارے انتظام کرو، جاوید صاحب نے کہا۔ جی چاچو جان، ہم ابھی کرتے ہیں اور کل تک سارے انتظام ہو جائیں گے، سارم نے خوش ہوتے کہا۔ تو اسے کیسے کرتے ہیں؟ ہم ہی گھر کے فرد ہوں گے تو ہم ٹیم بنا لیتے ہیں، ایک لڑکی کی ٹیم اور دوسرا لڑکے والوں کی ٹیم، راکب نے کہا تو وجدان مسکرا دیا۔ معصومہ بھی خوش ہو گئی، تو میری طرف کون ہوگا؟ معصومہ خوش ہوتے پوچھا تو سب ہی مسکرا دیے۔ بھائی میں تو اپنے بھائی کی طرف ہی رہوں گی، عنبر نے کہا، اور میں بھی وجدان کی طرف ہوں، راکب نے بھی کہا تو وجدان مسکرا دیا، جبکہ معصومہ کا چہرہ لٹکا۔ میں تو بھائی اپنی بہن کی طرف ہوں، سارم نے کہا۔ میں بھی معصومہ کی طرف، ہبا نے بھی مسکراتے کہا، اور میں بھی معصومہ کی طرف، انیتا نے کہا تو معصومہ خوش ہو گئی۔ میری طرف تو زیادہ ہے، آپ کی طرف کم ہے، وجدان، معصومہ نے مسکرا کے وجدان کو جتایا تو وجدان مسکرا دیا، باقی سب بھی مسکرا دیے۔ ارے ابھی کیف رہتا ہے، وہ ضرور ہماری طرف ہوگا تو پھر ہم برابر ہو جائیں گے، راکب نے کہا۔ ہاں اسے بھی تو کال کر کے بتاؤ، اس کے دوست کی کل مہندی ہے، سارم نے کہا تو راکب کیف کو کال کرنے لگا۔ یار تو بتا کس کی طرف ہے، لڑکی والوں کی طرف یا لڑکے والوں کی طرف؟ راکب نے سلام کے بعد بنا بات بتائے کیف سے کہا تو دوسری طرف کیف کنفیوز ہوا۔ کیا مطلب؟ کیف نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ کل وجدان اور معصومہ کی مہندی کی رسم ہے، کیونکہ وہ ہوئی نہیں تھی، بس ہم ہی ہوں گے اور کوئی نہیں، تو اب بتا کس کی طرف ہوگا؟ راکب نے پوچھا۔ اوہ اچھا، یہ تو زبردست ہو گیا، آف کورس میں اپنے دوست کی طرف ہوں گا، کیف نے خوش ہوتے کہا۔ تو ڈن ہے پھر، اور کل سب کے ساتھ پہنچ جانا شام کو، راکب نے کہا۔ اوکے کل آ جائیں گے، کیف نے کہا۔ کل تو مہندی ہے اس لیے آنا ہے، لیکن تو ابھی آ رہا ہے اور میرے اور سارم کے ساتھ سب انتظام میں ہیلپ کرے گا، راکب نے کہا۔ اچھا میں ایک گھنٹے تک آتا ہوں پھر، کیف نے خوش دلی سے کہا۔ اوکے، راکب نے کہا، اور پھر دونوں نے کال رکھی۔ چلو بچوں، اب اپنی اپنی شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لو، صدف بیگم نے کہا۔ ہاں ابھی جانا پڑے گا، کل تو ہم نہیں جا سکیں گے، کلثوم بیگم نے کہا۔ چلیں پھر ہم چلتے ہیں، میں نے بھائی کی مہندی کے لیے ڈریس لینا ہے، عنبر نے کہا۔ مجھے بھی لینا ہے، انیتا نے کہا۔ چلو پھر راکب لے کر جاؤ سب کو،
फैसल साहब ने कहा, और मेरा ड्रेस? मासूमा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं खुद लेकर देता हूँ। वहीदान ने कहा, ओके फिर चले ना, देर हो जाएगी फिर। मासूमा ने खड़े होते कहा तो वहीदान भी उठ खड़ा हुआ। अंबर तुम भी चलो हमारे साथ, हिबा अनीता तुम भी आ जाओ। वहीदान उनसे भी कहा वहीदान ने उनसे भी कहा, नहीं भाई आप जाएं, हम राकिब भाई के साथ जाएंगे। हिबा ने कहा तो अनीता ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वहीदान ने अंबर की तरफ देखा, भाई मैं भी अनीता और हिबा के साथ जाऊंगी। अंबर ने कहा, ओके चलो आओ मासूमा चले। वहीदान मासूमा को लेता निकला तो कुछ देर बाद अनीता, हिबा और अंबर को राकिब लेकर चला गया। उनके जाते ही कैफ आकर सारिम की हेल्प करने लगा, जो मुलाजमों को काम देता खुद भी कैफ के साथ लेने चला गया। बड़े सब अपने बच्चों की खुशियों के लिए दुआ गो हुए। और फिर रात से सुबह कैसे हुई पता ही नहीं चला। मासूमा खुश थी, अंबर भी खुश थी कि अभी भाई की शादी की कोई रस्म तो देखेगी। अनीता और हिबा भी खुश थी, और वहीदान अपनी जान से अजीज बीवी और अपनी जान से प्यारी बहन को खुश देखकर खुश था। वहीदान ने कमरे में दोबारा अपनी फैमिली की तस्वीर लगा दी थी, और अब उसका इरादा जिसमें मासूमा और वहीदान की फैमिली इकट्ठी है वो लगाने का इरादा था। सुबह से शाम भी हो गई थी, घर के गार्डन में ही सारे इंतजाम कर लिए थे। पार्लर से लड़की आकर मासूमा को अब तैयार कर रही थी। अनीता, अंबर और हिबा भी उससे तैयार हो रही थी। लड़के सब बाहर थे, सब बड़े भी तैयार थे, और कैफ की फैमिली भी आ गई तो सब बड़े बैठकर गपशप करने लगे। सारिम, राकिब, कैफ और वजदान समीर अपना ग्रुप बनाकर बैठ गया। हानिया भी सब लड़कियों के पास चली गई थी, और वानिया भी। बस अब लड़कियों के बाहर आने का इंतजार हो रहा था। फिर मेहंदी की रस्म शुरू होती है। यहाँ आकर जब हानिया सुमेर को पता चला कि दो पार्टियां, तो सुमेर कैफ की तरफ और हानिया मासूमा की तरफ हो गई थी, और उसने कहा था जिस तरफ उसकी चची है वो उसकी तरफ होगी। और कुछ देर में अंबर हानिया भी आ गई, तो वजदान, जो सारिम और राकिब कैफ ने छोटा स्टेज सेट करवाया था, वजदान को वहां बैठा दिया गया। और कुछ ही पल बाद मासूमा को भी हिबा और अनीता लेकर आई। वहीदान तो मासूमा को देखता ही रह गया। हमेशा की तरह मासूमा आज भी वहीदान को बेहद खूबसूरत लग रही थी, जो वहीदान के ही पसंद किए मल्टी कलर के खूबसूरत लहंगे में खूबसूरत से मेकअप किया, हाथों में चूड़ियां पहने। मेहंदी तो अंबर के निकाह की वजह से पहले ही लगी थी। गले में हार, कानों में झुमके, माथे पे टीका लगाए, बालों को पुश्त पे खुला छोड़े, सर पे स्टाइल से दुपट्टा लिए वहीदान को बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीदान खुद व्हाइट कुर्ता पहने और ब्लू और येलो और ग्रीन कलर की ज्वेलरी राकिब जो उसके लिए लाया था ओढ़े, बालों को जल्द से सेट किए, बेहद हैंडसम लग रहा था। मासूमा के करीब आने पर वहीदान ने मासूमा का हाथ थामे उसे अपने पास बैठाया, और फिर भरपूर निगाह मासूमा पे डाली। चलो अब रस्म शुरू करें, सदा बेगम ने कहा। जी पहले बड़े करेंगे, फिर ही हमारी बारी आएगी, अनीता ने कहा। राकिब की भी नज़र अनीता पे ही जाके पलट ही नहीं रही थी, जो खूबसूरत सा गरारा पहने, हल्के मेकअप किए, हल्की सी ज्वेलरी में राकिब को बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनीता के कहने पे सब बड़ों ने रस्म शुरू की। सदर बेगम और फैसल साहब ने सबसे पहले मासूमा की मेहंदी लगाई। वजदान वैसे ही बैठा था जब मासूमा बोल पड़ी, आप भी मेहंदी लगवाएं ना प्लीज़। मासूमा ने वजदान का हाथ थाम कर कहा तो वजदान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और बाकी सब भी मुस्करा दिए। अच्छा अगर तुम कहती हो तो लगवा लेता हूँ, वजदान ने कहा। वजदान मासूमा की खुशी की खातिर मान गया था, तो मासूमा के साथ अंबर और बाकी सब भी खुश हो गए, और वजदान भी मेहंदी लगवाने लगा। चलो अब अंबर और कैफ करेंगे, पहले राकिब ने कहा तो कैफ खुश हो गया। अंबर के चेहरे पे भी धीमी सी मुस्कान आ गई। कैफ अंबर को नजरों के हिसार में लिए तो कब से देख रहा था। अंबर ने येलो कलर का खूबसूरत शरारे में खूबसूरत मेकअप किए कैफ को अपने दिल के बेहद करीब महसूस हो रही थी। राकिब के कहने पे अंबर ने वजदान की तरफ देखा, तो वजदान ने भी मुस्कुराते सर हिला दिया। कैफ भी वजदान का इशारा मिलते ही अंबर के पास आया, दोनों इकट्ठी रस्म करने लगे। हिबा चलो आओ अब हम रस्म करें। सारिम ने हिबा के पास आते उसका हाथ थामे कहा, तो हिबा भी मुस्कुराती सर हिला गई। हिबा ने भी खूबसूरत सा फ्रॉक पहने, हल्के मेकअप किए, सारिम को बार बार खुद की तरफ देखने पे मजबूर कर रही थी। हिबा और सारिम के रस्म करने के बाद अनीता और राकिब ने रस्म की, और उसके बाद अनीता और हिबा दूध पिलाई की रस्म करने आ गई। सभी हैरान थे कि मेहंदी पे भला कौन सी दूध पिलाई की रस्म होती है। भाई अब जल्दी से दूध पियो और हमारे यहाँ हमारा नेक दे। अनीता ने दूध का गिलास वजदान के आगे करते कहा, ये मेहंदी है और मेहंदी पे दूध पिलाई की रस्म नहीं होती। राकिब ने कहा, तो अनीता ने घूर कर उसे देखा। पहले हम कर नहीं सकी थी इसलिए, लेकिन आज ज़रूर करेंगे, अनीता ने कहा। तो राकिब बोल पड़ा, वजी रहने दो इसे, देने को पैसे कोई ज़रूरत नहीं पीने की। राकिब ने कहा तो अनीता ने भी इसे घूरा। क्यों नहीं राकिब भाई, हम तो पिलाकर और लेकर ही जाएंगे नेक, वरना हम अपनी दुल्हन ले जाएंगे। हिबा ने धमकी दी, तो वजदान ने हैरत से हिबा, अनीता और भी मासूमा को देखा जो एंजॉय कर रही थी। हाँ आप देख लो, अगर तो लड़के वालों को दुल्हन चाहिए तो ठीक, वरना हम मासूमा लड़के वालों को देने का इरादा हरगिज नहीं करते। सारिम ने भी कहा, ये वरदान दे दीजिए वरना मैं जा रही हूँ। मासूमा ने भी अनीता, हिबा और सारिम को उसका साथ दिया, तो वरदान ने से घूर कर देखा। मासूमा पहली दुल्हन होगी जो ऐसे कह रही थी।
वजदान सोच ही सका कहकर और मासूमा की नाराजगी मोल नहीं ले सकता था। भाई पी ले और दे दे नेक, अंबर ने वजदान से कहा। हाँ बताओ कितना नेक है? वजदान ने कहते गिलास थामा तो हिबा और अनीता खुश हो गई और साथ अनीता ने राकिब को मुस्कुरा के देखा तो राकिब हंस दिया। ज्यादा नहीं भाई, सिर्फ 50,000, अनीता ने कहा तो वजदान ने कैफ को देखा। कैफ दे, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। वजदान ने कैफ को शामिल किया तो कैफ ने घूर कर देखा, जैसे उसे तो पता था कि ये सब होने वाला है। मेरे पास तो सिर्फ इस वक्त 20,000 है, वो भी अपने साथ यूं ही ले आया था। कैफ ने कहते 20,000 वजदान को दिए तो वजदान ने राकिब को देखा। मुझे क्या देख रहे हैं भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, इस वक्त 10,000 ही हैं मेरे पास। राकिब ने भी अपनी जेब से निकालते वजदान को दिए तो वजदान ने अनीता और हिबा को दे दिए। अभी ये रख लो, बाकी कल दे दूंगा, या अभी जाकर ले आता हूँ, वजदान ने कहा तो अनीता ने मुस्कुरा के थाम लिए। थैंक यू, और बाकी कल दे दीजिएगा, अभी जाने की ज़रूरत नहीं। अनीता ने कहा तो हिबा और सारिम भी मुस्कुरा दिए और बाकी सब भी। चलो अब कोई सॉन्ग हो जाए, कोई डांस, राकिब ने कहा तो सबने हाँ में लाई। और सभी ग्रुप बनाकर बैठकर हानिया, समीर और वानिया भी उनके साथ है। मासूमा तो बेहद एंजॉय कर रही थी। वजदान ने सबको हल्ले गुल्ले में लगा देखकर मासूमा का हाथ थामा तो मासूमा ने मुस्कुरा के वजदान को देखा तो वजदान भी मुस्कुरा दिया। खुश हो? वजदान ने पूछा, हालांकि उसे मासूमा के चेहरे से खुशी दिखाई दे रही थी। बहुत, कितना मज़ा आ रहा है ना, आपको आ रहा है कि नहीं? मासूमा ने खुशी से कहा, साथ वजदान से भी पूछा। उसकी शादी पे पहले ऐसे हल्ला गुल्ला हुआ ही ना था, सिर्फ खामोशी से निकाह और फिर रुखसती और वलीमा हो गया था। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, वजदान ने कहा तो मासूमा मुस्कुरा दी। फिर मासूमा और वजदान को ध्यान सामने क्या, जहाँ राकिब और अनीता की किसी सॉन्ग की वजह से लड़ाई हो रही थी। कुछ देर बाद हल्ला गुल्ला करके सब थक गए थे, इसलिए सब बड़े कमरों में चले गए और सारिम, राकिब, कैफ और वजदान लाउंज में बैठ गए। समीर, हानिया, वानिया और आसिफा बेगम, बिलाल साहब चले गए थे। चलो मैं तो कमरे में जा रहा हूँ, वजदान ने खड़े होते कहा। उसे मासूमा को भी लहंगे में जी भर कर देखना था और उसे ये था कि कहीं वो चेंज ही ना कर ले। वैसे तो उसे उम्मीद थी कि नहीं किया होगा। बड़ी जल्दी है जाने की, थोड़ी देर तो रुक जा, राकिब ने मुस्कुरा के कहा। तू तो सारे मरकैब भी हंस दिए। वजदान ने घूर कर देखा। जा रहा हूँ, बैठे रहो जब तक बैठना है, वजदान कहता ऊपर को बढ़ गया। ऊपर आते वजदान ने दरवाज़ा खोला तो अंबर, हिबा और अनीता जो मासूमा के कमरे में बैठी थी जल्दी से दरवाजे पे खड़ी होती रास्ता रोक गई। वजदान ने तीनों को घूर कर देखा। रास्ता क्यों रोका है? वजदान ने कहा, भाई पहले मेरा नेक दें तो ही आप अंदर जा सकते हैं। अंबर ने वजदान के आगे हाथ करते नेक मांगा तो वजदान ने उसका हाथ थामे नीचे किया। इस वक्त तो मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है, तो मुझे अंदर जाने दो, मैं लेकर आता हूँ, वजदान ने कहा तो अंबर ने नफ़ी में सर हिलाया। भाई आपका क्या एतबार, अंदर जाकर वापस ही ना आए? अंबर ने कहा तो वजदान ने से घूरा। कैसी बहन हो, अपने भाई पे एतबार नहीं? वजदान ने हैरान होते जानबूझ के कहा, भाई मुझे आप पे बहुत एतबार है, लेकिन इस वक्त मैं हर किस एतबार नहीं कर सकती आप पे। अंबर ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। ओके आता हूँ, वजदान ने कहते सीढ़ियों पे खड़े होते सारिम को आवाज़ दी तो वो तीनों ही उसकी तरफ मतवज्जा हुए। क्या हुआ, अब गया नहीं कमरे में? सारिम ने पूछा। यार नेक देकर ही कमरे में जाने दिया जा सकता है, तो लेकर आओ पैसे, वजदान ने कहा तो तीनों मुस्कुरा दिए। ओके आता हूँ लेकर, सारिम कहता कमरे की तरफ बढ़ा और पैसे ले लाकर वजदान को दिए। ये लो अंबर गुड़िया, और अब मुझे कमरे में जाने दो, वजदान ने पैसे अंबर को देते कहा तो अंबर मुस्कुराती साइड पे हुई। जी भाई अब आप जा सकते हैं, अंबर ने कहते वजदान को रास्ता दिया। तो वजदान मुस्कुराता कमरे में दाखिल हुआ और अंबर, अनीता और हिबा भी वहां से चली गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।